गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, हैप्पी दिवाली। हाँ जी सर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे, या जो क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन पहले पूछ के देखते हैं, अभी आप लोगों को याद है कि नहीं है। अभी 2-3 दिन हो गए थे ना, क्लास अभी बीच में गैप हो गया था। तो इसका आंसर बताइए सर, मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला है? देखो, नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल क्वेश्चंस है। कल इनका वीडियो अपलोड हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, नोबेल प्राइज वाला जो वीडियो है। ठीक है, बताइए सर, मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे मिला है? कैटलिन। हाँ जी बिल्कुल सर, कैटलिन एंड ड्रू। ठीक है, कैटलिन एंड ड्रू, ये अवार्ड मिले हैं आपका मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिजिक्स में किसको मिला है? 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज सर किसको मिला है? अभी भी बॉम्ब चल रहे हैं क्या? अब तो हो गई सर दिवाली, अब तो दिल्ली में भी ज्यादा नहीं चल रहा है। 2023 नोबेल प्राइज किसको मिला है फिजिक्स में? दैट इज करेक्ट आंसर, पियर अगोस्टिनी, फेरेंग एंड एनी। ठीक है, ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, पीएफए। ये है आपका फिजिक्स में नोबेल प्राइज। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28-29 तक हो गया था। ये एक्सरसाइज संप्रीति हम किस कंट्री के साथ करते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज संप्रीति हम किस कंट्री के साथ करते हैं? बताइए जरा। कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग पिंकी जी। बांग्लादेश। हाँ जी, संप्रीति, मैत्री, ये सब वर्ड किसके साथ रिलेट कर लेना? बांग्लादेश के साथ। ओके सर। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था, विमेन रिजर्वेशन बिल आपका लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए है। इट इज नॉट फॉर राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा के रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। चलिए, इसी से रिलेटेड अब हम आगे डिस्कस, मतलब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम पिछली क्लास में करके आ चुके थे। इसके आगे के क्वेश्चन सर आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। देखो, मेडिसिन में पीस प्राइज देख लिया, सॉरी, मेडिसिन में नोबेल प्राइज की बात कर ली, नोबेल पीस प्राइज की बात कर ली, फिजिक्स में नोबेल प्राइज की बात कर ली। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। इनमें से किसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है? बताइए सर करेक्ट आंसर। Who among the following has been jointly awarded with 2023 Nobel Prize in Chemistry? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज माउंजी बवेंदी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्िमो। तो ये तीन नाम ध्यान रखेंगे फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये अवार्ड देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इसकी एक प्रॉपर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा एक पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी। सारी नोबेल प्राइज से रिलेटेड डिटेल जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, सब उसमें मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। पीडीएफ और वीडियो कल तक आपको मिल जाएगी। उससे पहले लेकिन हाँ सर, बात कर लेते हैं कि इस साल का जो नोबेल केमिस्ट्री का प्राइज है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि जरा टॉपिक बताइए किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है ना। जैसे केमिस्ट्री में किस फील्ड के लिए मिला है,
फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये क्वांटम डॉट्स डॉट्स क्या है सर, ये नेचुरल नहीं है, दीज आर मेड नैनो स्केल क्रिस्टल्स। नैनो स्केल बोले तो सर मतलब ऑफ द साइज ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। नैनो, ये टाटा नैनो वाला नैनो नहीं है, यहाँ नैनो से मतलब है ऑफ द साइज ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर लगभग लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर के करीब होगा, ठीक है। इतने छोटे साइज के ये क्रिस्टल्स हैं, इनकी अपनी खुद की ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है। वरना पहले क्या होता था, देखो जैसे पहले हम ये समझते थे कि अगर कोई एलिमेंट है उसमें अलग अलग साइज के मान लो पार्टिकल्स है, कोई बड़े साइज का पार्टिकल है, कोई छोटे साइज का पार्टिकल है, तो ऐसा माना जाता था कि कोई भी साइज का पार्टिकल हो वो सब एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। पर पिछले कुछ साल पहले हमें ये पता लगा है कि जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका नैनो साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका एक अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो इसी थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए एक नैनो नैनो साइज के पार्टिकल्स बनाए गए हैं। इनका चूंकि अब देखो खुद क्रिस्टल का साइज छोटा है, तो इनके अंदर के न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होगा आप इमेजिन करो, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने छोटे होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंगली उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो अभी इसी चेंज बिहेवियर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, ठीक है, ऑप्टिक्स की फील्ड में और बड़े बड़े मेजर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स and emit light of various colors when exposed to UV light। तो एक नया आपको इसमें बिहेवियर शो होने को मिलता है अदर देन जो आपका प्रैक्टिकली ये बिहेवियर शो करते हैं। तो इसीलिए ये क्वांटम डॉट्स को क्रिएट किया गया। तो क्योंकि क्वांटम डॉट्स बनाए जा चुके हैं तो इससे बहुत ज्यादा चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। जैसे ऑलरेडी नैनो पार्टिकल्स को लेके बहुत सारे कंसेप्ट आपके डेवलप हो चुके हैं। जैसे एक नैनो पेंट का कंसेप्ट आया था, ठीक है, नैनो पेंट। नैनो पेंट क्या होता है, इसमें जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज नैनो क्रिस्टल्स के लेवल का होगा। उससे क्या होगा, नैनो पेंट पे अगर कोई डस्ट लगेगी तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी, ठीक है। अगर बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अगर बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन पे डस्ट आपका ज्यादा टाइम तक टिकेगी, बट जो नैनो साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डस्ट के टिकने का भी टाइम आपका कम हो जाता है, ठीक है सर। 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ जी सर, सॉरी फॉर डिलेइंग। हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे, क्वांटम डॉट्स आपका क्रिएट किए गए हैं इन द केमिस्ट्री फील्ड, तो उसके लिए आपको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग क्वांटम डॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, आयुष्मान, एक मिनट रुकिएगा बस, इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, एक्चुअली अभी साउंड आ रहा होगा, वो मैंने बंद कर दिया था। दरअसल और भी लाइव क्लासेस चलती रहती है ना, तो अगर किसी फैकल्टी का कोई लाइव क्लास में दिक्कत होता है तो वो मेरे को ही देखना होता है ना, तो इसलिए कभी कभी कॉल आ जाता है अर्जेंट, इस वजह से होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सर आपने। देखो, भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, इसमें सरकार डिजिटल अकाउंट्स बनवा रही है जहां पर आपकी पूरी हेल्थ का डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है, जिसके तहत सरकार क्या क्रिएट करवा रही है, आपका एक हेल्थ अकाउंट क्रिएट करवा रही है, जिसे आभा कह रहे हैं। फुल फॉर्म आगे मैं आपको बताऊंगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। तो हर स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर एक सिटीजन का क्या करें, एक हेल्थ अकाउंट ड्रॉ करें, जिससे पूरी जानकारी मिल जाए कि हाँ, आपका किस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो उसको, उसका केस किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करना होगा, तो दूसरा डॉक्टर ऑलरेडी वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके पास होगी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है, जिसके तहत सरकार क्या कर रही है, हर एक पर्सन का एक हेल्थ अकाउंट क्रिएट करवा रही है। ठीक है, तो जिसमें उसका सारा डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे। तो इस काम के लिए स्टेट्स को टारगेट दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी इसे पूरा करें। तो जो स्टेट जिसने ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएट करें, जिसने हाईएस्ट डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपना लिंक करवाए हैं आभा से, उस स्टेट को ये अवार्ड मिला है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, हाँ, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, या फिर कह लो आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड। तो उसमें स्टेट पूछ रहा है कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इज सर आंध्र प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। तो मिशन चल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, टू हेल्प हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड सिटीजन्स एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, हेल्थ अथॉरिटी जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इट इज विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो पूरा आपका आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है, उस पूरे आयुष्मान भारत मिशन को भी अगर कोई हैंडल कर रहा है, तो दैट इज योर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है जो क्रिएट किया जा रहा है ना इस मिशन में, आपका जो रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, तो उसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है सर, तो आपका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसका पर्पज ही यही है, टू क्रिएट योर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।
इसमें आपका जितना भी डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड होगा वो स्टोर किया जाएगा। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, अब आ जाओ सर लिटरेचर के लिए। 2023 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है? 2023 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर बताइए सर। इट इज ग्रांटेड टू एनी एनॉक्स, जॉन फॉस, अब्दुल रज्जाक गुरना या फिर लुइस ग्लोक। बताइए सर। Who among the following has been awarded with the 2023 Nobel Prize for Literature? जॉन बाई। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज जॉन फॉस। तो जॉन बाई को मिला है सर लिटरेचर में अवार्ड फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ठीक है। अच्छा, जॉन बाई से एक चीज याद रख लेना कि इंडिया में नोबेल प्राइज लिटरेचर में सबसे पहले हमें नोबेल प्राइज लिटरेचर ही का मिला था 1930 में। किसको मिला था सर? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिया को नोबेल प्राइज कब मिला था? इंडिया में नोबेल प्राइज आया था 1913 में, और वो किसको मिला था सर? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Recently, Nargis Mohammadi has been chosen by the Royal Swedish Academy for the coveted 2023 Nobel Peace Prize. तो नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है नोबेल पीस प्राइज 2023 का। शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाँ जी सर। नरगिस मोहम्मदी 2023 नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इराक, सीरिया, ईरान या फिर यूक्रेन। हाँ जी। तो नरगिस मोहम्मदी एक ईरानियन एक्टिविस्ट है। ठीक है, अभी वो जेल में है। तो उसके लिए उनको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज 2023। ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, ईरान की कैपिटल बताइए जरा। ईरान की कैपिटल और ईरान की करेंसी एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो वुमेन ऑपरेशन है ईरान में, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई है टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो इसी बात पे सर ईरान की कैपिटल और करेंसी मेरे को बताइए। हाँ जी। देखो, अलग से ये सारी चीजें याद ही रखनी है, ये न्यूज पढ़ते पढ़ते ही चीजों को याद कर लेना है सर। हाँ सर। तेहरान। तेहरान नहीं है सर, तेहरान। हाँ, कैपिटल इज तेहरान। और करेंसी, करेंसी रुको सर गूगल करते हैं। करेंसी इज ईरानियन रियाल। ठीक है, ईरानियन रियाल। रियाल देखो आपका सऊदी में भी चलता है। ठीक है, रियाल आपका सऊदी में भी चलता है। और लेकिन वो सऊदी का रियाल अलग है और ये ईरान का, ये ईरानियन रियाल आपका अलग चलता है। ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल इज तेहरान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना? Which of the following state governments has launched Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana, an online medical bill reimbursement scheme for the state government employees, pensioners and their dependents? ठीक है, मतलब जो आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या जो सरकार से पेंशन लेते हैं या उन पे डिपेंडेंट्स लोग हैं ना, जैसे मान लो किसी को पेंशन मिलती थी और उसकी डेथ हो गई बट उसके जो स्पाउस हैं वो जिंदा है, तो उन लोगों का जो सरकारी खर्चा वो सरकार उठाएगी। किसी स्टेट की बात हो रही है तो उसके लिए उनको सारे बिल्स वगैरह इकट्ठा करने और स्टेट गवर्नमेंट को भेज देने, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रीइंबर्स कर देगी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये कहाँ लॉन्च की गई? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। हाँ जी। नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। तो करेक्ट आंसर इज आसाम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आसाम। आयुष्मान आसोम मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34।
Recently, Cabinet Committee on Economic Affairs has granted its endorsement to a proposal presented by Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. ठीक है, ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। दिस प्रपोजल एम्स टू फाइनलाइज द, इंडोर्स करने का मतलब है पैसा देना, ठीक है। तो जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने पैसा दिया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। इस पैसे देने का पर्पस क्या है? टू फाइनलाइज द रिमेनिंग टास्क फॉर द नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। एक रिवर है सर नॉर्थ कोयल, ठीक है, उस नदी पे एक रिजर्वॉयर बना है नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर, तो उसमें जो बचा कुचा काम है उसको कंप्लीट करना। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है, डैम वगैरह भी बन रहे हैं, उस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है नॉर्थ कोयल रिवर रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। पर्पस क्या है कि नॉर्थ कोयल जो नदी है उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, यानी ये जो प्रोजेक्ट है दो स्टेट्स की बाउंड्रीज को कवर करता है, और ये नदी भी दो स्टेट्स को कवर कर रही है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये जो इंटर स्टेट हम बात कर रहे हैं तो ये कौन से स्टेट्स हैं? तो ये जो नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है ये कौन से दो स्टेट्स की बात कर रहा है? क्वेश्चन सिंपल ये है सर, नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट किन दो स्टेट्स की बात कर रहा है? सिंपल सवाल आपका ये है। हाँ जी सर बताइए। नॉर्थ कोयल नदी पता है सर किसकी ट्रिब्यूटरी है? नॉर्थ कोयल नदी आपको पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है? चलो दिखा देते हैं सर, नॉर्थ कोयल नदी दिखा देते हैं। देखो एक ये वाला इलाका है, एक आपका ये वाला है, ठीक है। कुछ आइडिया लग रहा है कहाँ की बात हो रही है? देखो ऊपर चले आओगे तो बिहार है, नीचे आ जाओगे तो झारखंड है, ठीक है। नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट दो स्टेट्स जिनको जोड़ रहा है, दैट इज बिहार एंड झारखंड। तो ये आपका नॉर्थ कोयल नदी है, ये अल्टीमेटली किस में जाके मिल जाती है? ये आपका मिल जाती है जाके सर सोन रिवर में, ठीक है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है सर? तो नॉर्थ कोयल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। और ये सोन रिवर आगे चल के किस में मिल जाएगी? ये रिवर मिल जाएगी आपका गंगा में, ठीक है। बिहार वाले एरिया में आप देखोगे जो सोन नदी है वो किस में मिल जाती है? गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। और सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। ये गंगा में जाके मिल जाती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो ये बिहार और झारखंड वाले इलाके को आपका कवर करने वाली है, ठीक है। ये वाला इलाका देख लो, ये आपका झारखंड हो गया, और ये वाला इलाका देख लो आपका बिहार हो गया, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ कोयल रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर फाइनली ज्वाइनिंग द रिवर गंगा। तो इसमें एक तो मंडल डैम बनाया जाएगा मोहम्मदगंज बैराज, इधर ये देखो मोहम्मदगंज बैराज बनाया जाएगा, ठीक है। और दो कैनाल्स बनाई जाएंगी जो मोहम्मदगंज बैराज से निकलेंगी, और वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग गांव में इरिगेशन आपका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है सर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मेन चीज अभी कहाँ डैम बन रहा है, कहाँ कैनाल बन रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि ये नॉर्थ कोयल रिवर प्रोजेक्ट कौन से दो स्टेट की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर बिहार और झारखंड की, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि सर आपका नॉर्थ कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन एंड सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको मेनली ध्यान रखनी है रिगार्डिंग नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। और अगर सर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 एलपीजी लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री ने एक ओपन करवाई है एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में जो एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिछाया जा रहा है, एलपीजी की पाइपलाइन कनेक्ट की जा रही है, तो वो कौन से दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगी?
ये भी एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है सर, बताइए जरा। हाँ जी सर, ये भी आपका इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। ये कहाँ की बात हो रही है? करेक्ट आंसर इज हसन इन कर्नाटका तो चेरलापल्ली इन तेलंगाना। ठीक है, दो प्लेसेस से आपका कनेक्ट करेगा, कर्नाटका और तेलंगाना की। ये देखो, ये तेलंगाना में चेरलापल्ली है, और ये आपका हसन इन कर्नाटका। ठीक है, तो इन दोनों प्लेसेस को ये पाइपलाइन आपका कनेक्ट करने वाली है। और उसके अलावा और जो भी आपका पाइपलाइंस है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन जो क्रूड ऑयल और खासतौर से ये जो ब्लू वाली लाइन है क्रूड ऑयल पाइपलाइन, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अभी तो इतना नहीं दिखेंगी, ये पीडीएफ आपको अपलोड कर रखी है, पीडीएफ जाके जूम कर लेना आप, तो ठीक है, तो वहां से आपको दिख जाएगा। पीडीएफ को जाके जूम कर लेंगे तो वहां से ये जो वायलेट वाली लाइन है ना, ये जो क्रूड ऑयल वाली पाइपलाइन है, क्रूड ऑयल वाली, एलपीजी वाली भले एक बार छोड़ देना, जो क्रूड ऑयल वाली पाइपलाइंस है इनको एक बार देख लेना, ये कहां से कहां तक आपका कनेक्टेड है। ठीक है सर, चलिए, तो ये कर्नाटक और तेलंगाना को कनेक्ट कर रहा है ये आपका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए सर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following subsidiaries of RBI and Digital India Bhashini Division has collaborated to explore and develop innovative solutions that foster linguistic inclusivity in the financial services sector? देखो, एक तो डिजिटल इंडिया भाषिणी चल रहा है, उसका पर्पस क्या है? मतलब जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उस उसमें एक आपका ट्रांसलेशन, रियल टाइम ट्रांसलेशन डेवलप कराना। तो एक डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन है, उसके साथ आरबीआई का एक डिवीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, आरबीआई का एक सब्सिडरी, आरबीआई का एक डिवीजन कोलैबोरेट कर रहा है डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सर ऐसे इनोवेटिव तरीके बनाए जाएं ताकि जो लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी है वो भी आपको प्रोवाइड की जाए। जैसे अगर मान लो आप मान लो कोई यूपीआई ऐप यूज करते हो, ठीक है, तो आप यूपीआई ऐप यूज करते हो, उसके फंक्शन मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, आपको इंग्लिश नहीं आता, तो आप हिंदी में यूज कर सकते हो सर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई तेलंगाना में पर्सन रह रहा है, कोई तेलुगु पर्सन है, उसे इंग्लिश नहीं आ रहा है, उसे हिंदी भी नहीं आ रहा है, तो उसकी लोकल लैंग्वेज सर हिंदी थोड़ी ना, उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। तो वो ये चाहेगा ना कि सर हमारे लोकल लैंग्वेज में भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा सके ताकि हम उसे और बेटर तरीके से यूज कर सके। तो वहां पर ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में अगर प्रोवाइड होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंक्लूड होंगे। तो बहुत सा ऐसा सेक्शन जिसे इंग्लिश नहीं आता है, उसको आजकल टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, ये बात हकीकत है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन में एक जो बड़ा बैरिकेड है वो लैंग्वेज है। आप देखोगे फोन्स वगैरह में जब से लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आया है, कई जो ओल्डर एज जनरेशन के लोग हैं या आज की भी जनरेशन में जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो वो लोग फोन को ज्यादा अच्छे से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्पस यही है कि अगर हम उन लोकल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा और फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना, डिजिटली इंक्लूसिव होना। ठीक है, तो ये काम डिजिटल इंडिया भाषिणी और आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, आरबीआई इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये दोनों मिलके इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ रही है सर कि नहीं? पर्पस समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। Recently, which of the following northeastern states has experienced a glacial lake outburst flood? Globe. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अभी अक्टूबर में आपने देखा था किसी एक स्टेट में बाढ़, फ्लड की परेशानी रही थी, लेक आउटबर्स्ट हुआ था। मेरे ख्याल से बता सकते हैं सर। ये क्वेश्चन तो मतलब खाता खोल देने वाला क्वेश्चन है, बताइए जरा। रिपीट के लिए तो सर लेक्चर रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई डाउट होने से बता दीजिए ना। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगी। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। Which of the following northeastern states has experienced the glacier lake outburst flood? ये आसाम, मतलब क्या बात कर रहे हैं भैया, ये सिक्किम की बात हो रही है। ठीक है, अभी सिक्किम में आपने देखने को मिला होगा कि बहुत ही इंटेंस लेवल पे बाढ़, वहां पर बाढ़ आ गई थी, बड़ी फ्लड आ गई थी। तो फ्लड का जो रीजन था वो क्या था? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ये मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो सिक्किम में आप जो पहाड़ है वहां पर एक लेक है, ग्लेशियर लेक है, साउथ लूनक। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे जो बर्फ जम जाती है, ठीक है, पहाड़ों पे जो बर्फ जम जाती है उसे हम क्या कह रहे हैं सर? ग्लेशियर कह रहे हैं। वो ग्लेशियर वाले इलाके में कई बार एक लेक डेवलप हो जाता है। ठीक है, मान लो एक लेक डेवलप हो गया किसी ग्लेशियर में। यहाँ पे जो लेक की बात हो रही है वो है साउथ लूनक। ठीक है, ये कौन सा लेक है सर? साउथ लूनक। देखो ज्यादा डीप जाएगा तो वो लेक का नाम भी पूछ सकता है कि कौन से लेक से हुआ है ये। तो एक सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक है, साउथ लूनक। तो बहुत ज्यादा मान लो कभी बारिश हो गई, ठीक है, या फिर आसपास की बर्फ ज्यादा मेल्ट हो गई, तो इस लेक में इतना पानी स्टोर हो गया कि अब ये होल्ड नहीं कर सकता। अब जब ये पानी होल्ड नहीं कर सकता तो पानी को ये बाहर निकालेगा। तो बहुत इंटेंसली ये बाहर पानी फ्लो करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लड आ जाना। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्लड आ जाना। तो ये कंडीशन कहलाती है लेक आउटबर्स्ट। ये फ्लड किसकी वजह से आ रही है सर? लेक के आउटबर्स्ट होने की वजह से, यानी लेक में इतना पानी भर गया। या तो ग्लोबल वार्मिंग हुई जिसकी वजह से आपका यहाँ पर पानी ज्यादा, जो आइस है वो मेल्ट होने लगी और जो लेक है वो आउट ऑफ कैपेसिटी निकल गया, या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो गई। तो लेक आउटबर्स्ट होने की वजह से जो फ्लड होती है उसे कहते हैं लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये लेक कैसा है सर? ग्लेशियर लेक है, तो ये कहलाएगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें लेक का नाम याद रखना, लेक का नाम था साउथ लोनक। ठीक है, रीजन बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बात समझ में सर आती कि नहीं आ रही? इट इज अ सडन एंड पोटेंशियली, आउटबर्स्ट तब कहते हैं जब बहुत इंटेंस हो, बहुत सडन हो। अगर थोड़ा थोड़ा पानी आता तो उसे आउटबर्स्ट नहीं कहते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अचानक से हुआ। इट इज अ सडन एंड पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक फ्लड दैट अकर्स व्हेन वाटर स्टोर्ड बिहाइंड अ ग्लेशियर और अ मोरेन is released rapidly. ठीक है, these floods happen when glacial lakes formed by melting ice accumulates water behind weak moraine dams. कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर में आपका मान लो कोई लेक है। अब इस लेक के आसपास जो सेडिमेंट होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोरेन। ठीक है, मोरन अगर आपने वर्ड सुना हो तो उससे रिलेट कर लेना मोरेन। तो लेक के आसपास जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उन्हें कहते हैं मोरेन। कई बार ये मोरेन इतना वीक होती है कि थोड़ा सा मान लो पानी में प्रेशर बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया तो ये, अब ये मोरेन जो है इस पानी को होल्ड नहीं कर सकती। अब ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती तो जैसे पानी का प्रेशर बढ़ा, मोरेन कहेगा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मोरेन साइड होगा, सारा पानी अचानक से फ्लो कर जाएगा और दैट विल क्रिएट एन लेक आउटबर्स्ट। ठीक है सर, उसी की वजह से जो फ्लड होगी वो कहलाएगी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यूएन स्पेशल, वो वर्ल्ड पॉलिटी के नाम से, वर्ल्ड पॉलिटी के नाम से सर्च करिए, मिल जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, वर्ल्ड पॉलिटी के नाम से मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट?
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38, डिफेंस फोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन सॉर्ड इन रेस्पॉन्स टू सरप्राइज अटैक ऑन कंट्रीज। एक आयरन सॉर्ड नाम का आपने एक ऑपरेशन शुरू सुना होगा, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो ये कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 38। तो अभी आपने देखा होगा 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, 5000 प्लस मिसाइल्स दागी थी इसराइल की तरफ, जिसके रिटेलिएशन में इसराइल ने क्या किया है, एक वॉर ओपन कर दिया, ठीक है, उन्होंने वॉर अनाउंस कर दिया और दे हैव नेम्ड द ऑपरेशन एज द ऑपरेशन आयरन सोर्स, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च बाय इजराइल, ठीक है। इसराइल की लोकेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका है, ये वाला मेनली जो रीजन है ये आपका किसका है? इसराइल वाला रीजन है। इसमें दो एरियाज हैं जो पैलेस्टीन के हैं करेंटली, ये वेस्ट बैंक वाला और ये गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये वाला हिस्सा गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट से किसका बॉर्डर लगता है? ये गाजा स्ट्रिप का। फिर इधर आप जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी है और ये क्या है सर? डेड सी है, ठीक है, यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिलेगा, इससे बॉर्डर लगता है, ठीक है। आपका ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि 2-4 मिनट में या 5 मिनट में इसको समझाना मतलब कुछ ना कुछ स्किप करना रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए एक प्रॉपर वीडियो बनवा दी है, ठीक है। नजरुल सर ने आपका पूरा एक वीडियो बनाई है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे डिटेल में, तो आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आपको और चीजें डिटेल में समझनी है कि, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि आज का मुद्दा है, आज बोलेंगे समझ में आ जाएगा, ये बहुत पुराने टाइम का मुद्दा है, ठीक है। तो इसको जाके एक बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा रिगार्डिंग दिस डिस्प्यूट क्लैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, recently scientists at which of the following institutions has developed a sunlight driven enzyme mimetic for wastewater treatment? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 39। पैलेस्टाइन की कैपिटल रमल्ला है और इसराइल की टेल अवीव, ठीक है। जेरूसलम क्लेम दोनों करते हैं बट हम वो मानेंगे ना जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है। इंडियन गवर्नमेंट आपका कैपिटल मानती है, इंडियन गवर्नमेंट के ज्यादातर कंट्रीज आपका जो इसराइल की कैपिटल मानती है वो है टेल अवीव और पैलेस्टीन की रमल्ला, ठीक है। Okay. So recently, scientists as which of the following institutions has developed a sunlight-driven enzyme mimetic? Mimetic मतलब सर कॉपी, कॉपी उस मतलब एंजाइम की कॉपी बनाई गई है, ठीक है। तो वे scientists with which of the following institutions has developed a sunlight-driven enzyme mimetic for waste water treatment? अब देखो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसा एंजाइम बना दिया गया है, ठीक है, उसे पानी में छोड़ दिया जाएगा तो वो पानी को अपने आप, जैसे वो पानी मान लो सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो वो सनलाइट पाती, मतलब वो जादू है, धूप से एक्टिव हो जाता है, वो धूप से फिर आते ही जितना भी पानी में वेस्ट है उसको क्लियर कर देगा, पानी को साफ कर देगा, ठीक है। तो ये एंजाइम किसने डेवलप किया सर? आईआईएससी बेंगलुरु ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। इसका नाम ध्यान रख लेना, नाम इज नैनो पीटीए। तो जितने भी वेस्ट वाटर में टॉक्सिक केमिकल्स होंगे उनको ये खत्म कर सकता है। तो यानी अगर टॉक्सिक केमिकल्स खत्म कर दिए तो ऑब्वियसली बात है पानी को क्या कर दिया सर? इसने साफ कर दिया, ठीक है। तो ये केमिकल का नाम, वो एंजाइम का नाम ध्यान रखना, नैनो पीटीए, ठीक है, ध्यान रहेगा सर, नैनो पीटीए। चलिए फिर तो इसके आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
Recently, CM of MP has inaugurated India's largest pumped storage project in Khemla block of Neemuch district in Madhya Pradesh. ठीक है, नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, मतलब आप इतना ना ध्यान रखो कि खेमचा ब्लॉक नीमच डिस्ट्रिक्ट, एमपी में एक इंडिया का सबसे बड़ा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाऊंगा। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। ये जो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये किसने डेवलप किया, ये क्वेश्चन का आप आंसर करो। ठीक है, अभी इसका इनॉग्रेशन एमपी में हुआ है, एमपी के सीएम साहब ने किया है, और इंडिया का सबसे बड़ा ये पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है। बताइए सर। करेक्ट आंसर इज ग्रीनको ग्रुप। ठीक है, ग्रीनको ग्रुप ने इसको लॉन्च किया। इसमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया का अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट कहां पर बना है, मध्य प्रदेश में बना है। कंपनी का नाम खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, कन्वेंशनल सोर्सेज में हम जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस करते हैं, या तो सर कोयले से या हाइड्रो पावर से। ठीक है, हाइड्रो पावर से कैसे करते हैं सर, यहाँ पर बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया, यहाँ पर सर एक टरबाइन लगा दी, तो ये पानी को छोड़ देते हैं, तो ये पानी के फ्लो की वजह से ये टरबाइन घूमने लगती है, उस टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं एक मोटर से, तो वो मोटर घूमने लगता है, और वो मोटर उसी मूवमेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इसी तरह से आपका हाइड्रो पावर रन करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब लेकिन हो क्या रहा है सर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, ये रियल टाइम में बनती है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तुरंत से ट्रांसफर कर दी जाती है क्या कहते हैं आपका सप्लाई के लिए, ये स्टोर नहीं होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो आज इतनी एनर्जी बना ली, आज इसको स्टोर कर देते हैं, कल इसको कहीं भेज देंगे। आप इमेजिन करो इतने बड़े लेवल पे सर एनर्जी बनाई जा रही है, और उसको कहीं स्टोर करोगे तो जाहिर सी बात है स्टोर करने में लॉसेस होंगे। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बैटरी कैसे बनाओगे सर, ठीक है, तो बैटरी का खर्चा वो और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज है उनके साथ बड़ी दिक्कत यही है कि सर इसमें आप बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं कर सकते, तो जितने आपका रिक्वायरमेंट है उतनी आप बिजली बनाइए और बेचिए। तो इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है कि सर मान लो बिजली मतलब एक्स्ट्रा बन गई तो उसका क्या करें, वो तो वेस्ट हो गई सर, ठीक है, क्योंकि स्टोर तो होती नहीं है। या फिर मान लो कई बार बिजली कम बन रही है, डिमांड हाई है, ठीक है, तो फिर आप देखोगे पावर कट इसीलिए लगाए जाते हैं कि भैया बिजली आई नहीं रही, आपको कहां से देंगे वो। तो डिमांड ऐसा भी नहीं है कि कांस्टेंट हो, डिमांड चेंज होती रहती, कभी हाई कभी लो। लेकिन ये बिजली मान लो कई बार ज्यादा बन गई और डिमांड थी लो, तो उसकी वजह से उसका हो जाएगा वेस्टेज। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए कंसेप्ट डेवलप किया गया कि देखो भाई आपने मान लो यहाँ पर क्या बना दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, ठीक है, आपने यहां से पानी दौड़ाया, यहां पर पानी इकट्ठा हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी आपने बना दी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उतनी डिमांड थी नहीं जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या है, कम है, आपने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बना दी। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप एक काम करो ना, आपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनाई है उसकी मदद से ये जो पानी है ना, जो ये नीचे उतर के आ गया है, उस पानी को दोबारा से ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, समझ रहे हो सर आप, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी बना दी उसकी मदद से ये जो पानी है इसको दोबारा से ऊपर चढ़ा दो, तो एटलीस्ट वो पानी वेस्ट तो नहीं हुआ ना सर। जब दोबारा आप फिर पानी गिराओगे नीचे फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो कई बार डिमांड लो होती है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उसको वेस्टेज होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपने बिजली बनाई उसकी मदद से पंप को उल्टा घुमा दो सर, सारा जो एक्स्ट्रा पानी जो नीचे पहुंच गया है तो वो पानी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको अलग से फिर दोबारा रिजर्वॉयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सेम पानी को आप दोबारा से क्या कर पा रहे हो सर, यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, इसी को कहते हैं पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, यानी आप इसमें एक मोटर से पंप करके पानी को फिर से क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ा रहे हो। ठीक है, इसमें पानी को आप फिर से पंप करके ऊपर चढ़ा रहे हो, तो दैट इज योर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, कोई डाउट होने से बताइए।
ठीक है, तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, तो आज हम लोग सर यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया। आप पीडीएफ जो मैंने पीडीएफ का लिंक भेज रखा है उसमें जाके देखना आपको, इसका पीडीएफ अक्टूबर का मैंने अपलोड कर दिया है। कंप्लीट नहीं है, जितने भी अभी क्वेश्चन बन गए वो अपलोडेड है, आगे के बनते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को अगर इसमें आपको किसी को पीडीएफ नहीं मिली हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990784642। रिवर का नाम शायद आई थिंक इसमें लिखा होगा। रिवर, एक मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ। एक्चुअली इसको फिर मैं आपको बाद में देख के बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करके बता दूंगा, फिर अभी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है सर ना, तो फिर आज इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के फिर अगली क्लास में देखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीख रहे हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देंगे। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, टिल देन गुड बाय एंड हैव नाइस डे।